यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बताया था डिमांड हम किसे कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में और जो भी खरीदना चाहते हैं और उसे खरीद भी सकते हैं, उसी को हम डिमांड कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, उस 5 लाख रुपए से एक कार खरीदना चाहते हैं, आप खरीद भी सकते हैं और खरीदना भी चाहते हैं, तो ये आपकी डिमांड होगी। लेकिन आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप एक एरोप्लेन खरीदना चाहते हैं, ये हमारी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि पैसा तो है हमारे पास, 5 लाख रुपए है, लेकिन उस 5 लाख रुपए से हम एरोप्लेन परचेज नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी डिजायर होगी, इच्छा होगी। डिमांड के साथ साथ डिमांड कर्व क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है। शेड्यूल जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में, जिसमें हमने दो चीज़ों की रिलेशनशिप को शो किया था, वो हमारा शेड्यूल था। और कर्व क्या था, जब हमने उसके टेबल को प्लॉट किया एक कर्व पर, एक फिगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसका दिया, वो हमारा डिमांड कर्व था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि शिफ्ट जो है, चेंज इन डिमांड कर्व जो है, हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या था कि हमारा डिमांड कर्व DD से शिफ्ट होकर DD1 हो गया था, राइट, कि शिफ्ट हो गया, यहां से उठकर यहां आ गया। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइस के कम होने पर, प्राइस के कांस्टेंट रहने पर जब डिमांड हमारी बढ़ गई तो डिमांड कर्व हमारा मूव हो गया। प्राइस के कांस्टेंट होने पर जब हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया तो वो हमारा जो है क्या कहलाएगा कि हमारे डिमांड जो है उसमें डिमांड कम हो गई प्राइस के कांस्टेंट रहने पर। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या था, जिसमें प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में भी चेंज हमें देखने को मिला। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम हमें ये कहता है कि बाकी सभी बातों के समान रहने पर जब हमारा कीमत के बढ़ने पर हमारी मांग कम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। क्या मतलब हो गया लॉ ऑफ डिमांड का, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे डिमांड प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड कम हो जाएगी, वही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, विच शोज द इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, जो प्राइस और डिमांड की इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। जरा ध्यान से सुनेंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू। लेकिन ये नियम ये नहीं कहता है कि डिमांड के बढ़ने पर प्राइस कम हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। डिमांड के बढ़ने पर प्राइस कम नहीं होगा, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा होगा, ये ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। मांग का नियम क्या है कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी। आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप एप्पल खरीदने के लिए गए, वहां सोच करके गए कि 100 रुपये केजी एप्पल मिलेंगे, आपने सोचा 1 किलो एप्पल लेकर आना है, लेकिन वहां जाते हैं मार्केट में तो पता चलता है 200 रुपये किलो एप्पल मिल रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है कि 200 रुपये किलो एप्पल है, तो अब मैं 100 रुपये में कितना खरीद सकूंगी, सिर्फ हाफ केजी खरीद के लाऊंगी। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो गई। अब इसी को हम एक टेबल में शो करके दिखाएंगे, और ये हम पहले भी जब हमने डिमांड शेड्यूल जब हमने किया था तब हमने ये किया था, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड हमारी कम हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी, या फिर प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर वाइस वर्सा, दोनों में से एक हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, बट डोंट से देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि डिमांड के बढ़ने पर प्राइस कम हो रहा है, रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा क्या है, ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का फंक्शन क्या है? डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इट इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, किस पर निर्भर करता है। फंक्शन का मतलब क्या है, फलन। फलन का मतलब क्या है कि किस पर निर्भर करता है,
हाँ, तो सबसे पहले निर्भर करता है प्राइस पर, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अभी जैसे हमने एप्पल लिया कि एप्पल के प्राइस बढ़ने पर एप्पल की डिमांड कम हो जाएगी। यही सेम टेबल, वही सेम फिगर जो हमने पहले बनाया था, वही हम यहाँ पर दोबारा से प्लॉट करके दिखा सकते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज क्या है कि जो आपके प्राइस है उसी जैसी वस्तु के, उसका प्रभाव भी हमारी मांग पर पड़ता है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए आप कोको कोला खरीदने के लिए मार्केट में गए, तो उसमें आपको पता चला है कोको कोला 100 रुपए की 2 लीटर है, और हमारी कोक जो पेप्सी है वो हमारी 90 रुपए की 2 लीटर है। अब हम क्या करेंगे, हम उस पर जाएंगे, हम प्राइस कोको कोला के बढ़ने पर हम डिमांड किसकी बढ़ाएंगे, हम डिमांड बढ़ाएंगे पेप्सी की, क्योंकि पेप्सी के प्राइसेस कम है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स क्या है, प्रतिस्थापन वस्तुएं उन्हें कहा जाता है जब हम एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया कोक एंड पेप्सी। कोक की कीमत ज्यादा होने पर, कीमत बढ़ने पर प्राइस ऑफ कोक अगर इंक्रीज करता है तो डिमांड किसकी, पेप्सी की डिमांड जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। पेप्सी की डिमांड क्यों, क्योंकि रिलेटेड कमोडिटीज है, इसकी जगह हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कोक की जगह हम पेप्सी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा क्या दिखाई दे रहा है कि एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। प्रतिस्थापन वस्तुओं के केस में जब एक की जगह हम दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब हम बात करते हैं, पूरक वस्तुओं की बात करते हैं, पूरक वस्तुएं क्या वस्तुएं हैं, जब आप कहते हैं एक के बिना दूसरी पूरी नहीं हो सकती, एक के बिना दूसरी पूरी नहीं हो सकती। जैसे कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। कार एंड पेट्रोल, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार और पेट्रोल, ठीक है। इंक एंड पेन, पेन बिना इंक के, बिना स्याही के नहीं चल सकता। हाँ, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इस केस में अगर प्राइस हमारे पेन के बढ़ जाते हैं, प्राइस के पेन का बढ़ने से हमारी डिमांड इंक की कम हो जाएगी, इंक की डिमांड कम। अब पेन ही नहीं खरीद रहे तो हम इंक क्यों खरीदेंगे, ठीक है। पेन की कीमत बढ़ने पर, पेन की कीमत बढ़ गई, इसीलिए हमने पेन भी कम खरीदना शुरू कर दिया और इंक भी हमने कम खरीदनी शुरू। और एग्जांपल ले लीजिए, अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हमारी डिमांड पेट्रोल की कम हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। वेरी सिंपल। ये हुआ हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, जिसका मांग पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। रिलेटेड कमोडिटी मतलब क्या है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सब्स्टिट्यूट्स के केस में अगर हम एक चीज की कीमत बढ़ाते हैं तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। अभी मैंने बताया एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। अगर एक चीज के प्राइस बढ़ गए, कार के प्राइसेस बढ़ गए, तो अब हम कार नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड नहीं होगी तो पेट्रोल की भी डिमांड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर यह हुआ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। इसी तरह इनकम, लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है, इनकम और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। अब वैसे तो हम जानते हैं इनकम के बढ़ने पर हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, होता है ना। पहले मेरी 10,000 इनकम थी तो मैं उससे जो है 10 वस्तुएं खरीद सकती थी। अब मेरी इनकम बढ़ करके 10 से 15,000 हो गई तो मेरी डिमांड भी बढ़ गई, मैंने और ज्यादा वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दी और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी शुरू कर दी। तो इनकम के बढ़ने पर हमारी डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर भी इनकम को एक्सप्लेन करने के लिए, इनकम और डिमांड के रिलेशनशिप को बताने के लिए हम इसे भी अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेसेसिटीज के केस में, नेसेसिटीज यानी आवश्यक वस्तुएं,
आवश्यक वस्तुएं क्या हैं? नमक है, तेल है, चीनी है, न्यूज़पेपर है, हाँ, ये सब आवश्यक वस्तुएं जो हमें चाहिए। इसके बिना हम सर्व खाना नहीं बना सकते अगर नमक, चीनी, तेल नहीं होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पर नेसेसिटीज के केस में अगर कीमत बढ़ती भी है तो भी हमारी इनकम अगर बढ़ती भी है तो भी हम डिमांड को नहीं बढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी इनकम अगर बढ़ेगी तो मैं 1 चम्मच नमक की जगह 4 चम्मच नमक खाना शुरू कर दूंगी, 1 चम्मच चीनी की जगह मैं 4 चम्मच चीनी पीना शुरू कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा। इनकम चाहे कितनी भी बढ़े, इनकम बढ़े चाहे इनकम कम हो, हमारी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनकम कम हो जाएगी तो ये भी नहीं है कि हम नमक कम खत्म कर देंगे खाना, चीनी नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर इनकम बढ़े चाहे इनकम कम हो, डिमांड में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल गुड्स के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या है? नॉर्मल गुड्स जो हमारी रोजमर्रा की जो आपने फ्रूट्स लेकर आने हैं, वेजिटेबल्स लेकर आनी है, आपने कपड़े खरीदने हैं, ये हमारी रोज की जरूरतें हैं। इस केस में क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम। बट व्हाट अबाउट योर रिलेशन विद इनकम? अगर इनकम इंक्रीज करती है तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाएगी। नॉर्मल केसेस में मैं अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दूंगी, अच्छा खाना शुरू कर दूंगी, ठीक है। इनकम के बढ़ने पर मेरी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन आप अगर हम बात करते हैं उसकी क्या बोलते हैं, लग्जरी गुड्स की, लग्जरी गुड्स में क्या होगा? वहां पर भी इनकम के बढ़ने पर हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। सॉरी, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के बढ़ने पर डिमांड हमारी कम हो जाएगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड गिफन गुड्स के केस में, गिफन गुड्स क्या है? जो घटिया वस्तुएं हैं। अब हम घटिया वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। नॉर्मल गुड्स की जगह हम गिफन गुड्स लिखते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। गिफन गुड्स यानी घटिया वस्तुएं। प्लस ये हुआ इनकम। टेस्ट, अगर टेस्ट में चेंज होगा तो हमारी डिमांड में भी चेंज होगा। अगर टेस्ट हमारा बढ़ जाएगा, टेस्ट हमारा चेंज होगा तो हमारी डिमांड में भी उसी के अकॉर्डिंग हमारा चेंज आएगा। ये गर्ल्स को एक्सपेक्टेशंस, अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने की आशा है तो आज हमारी डिमांड कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन, संभावनाएं, अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने की संभावना है तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। आज मैं डिमांड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है आगे जाके इसकी कीमत और कम होने वाली है, तो मैं इसे आज नहीं खरीदूंगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो मैं आज उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा करूंगी, ज्यादा डिमांड करूंगी। क्यों? क्योंकि आगे महंगा हो जाएगा, मैं आज खरीद लेती हूँ ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ये हमारे सारे जो है डिमांड, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, इन सभी से हम जो है डिमांड को मेजर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर क्यों आता है? व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? हाँ, अब इसके लिए अभी हमने कहा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू, दोनों में विपरीत संबंध है। हमने एक टेबल भी बना करके दिखाया, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड हमारी कम होती जाती है। अब इसी को हम फिगर पर प्लॉट करेंगे। यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पर प्राइस है, प्राइस ओपी होने पर डिमांड ओक्यू है, कॉम्बिनेशन ए। प्राइस अगर बढ़कर के ओपी 1 हो जाता है तो डिमांड कम होकर के ओक्यू 1 हो जाएगी, कॉम्बिनेशन बी। दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये डिमांड कर रहा है। डिमांड कर क्या शो कर रहा है? ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ। क्यों ऐसा होता है? Why does demand curve slopes downward? ये नीचे की तरफ क्यों आता है? अब इसी के पॉइंट्स को हम वन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, इसीलिए ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। मांग हम क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमें उपयोगिता देती है।
अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज उपयोगिता, यूटिलिटी कहते किसे हो। यूटिलिटी क्या है? संतुष्टि, कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। बहुत भूख लगी है, फर्स्ट चपाती आप खाते हो उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, वाह मजा आ गया। प्यास लग रही है, एक ग्लास ऑफ वाटर, इट गिव्स यू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी। आपको यूटिलिटी सबसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी मांग बढ़ती जाएगी उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, उसकी यूटिलिटी उपयोगिता कम होती। फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन ऑफ 10 यूनिट्स, मान लीजिए 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वाओ प्यास लग रही थी, बहुत अच्छा लगा। सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर इट गिव्स यू लेस यूटिलिटी, वो कम संतुष्टि देगा, क्यों? क्योंकि प्यास बुझ गई। हाँ, प्यास आपको लगी थी, उस टाइम पानी पिया, आपकी प्यास अब कम हो गई, तो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर कम यूटिलिटी देगा। और थर्ड ग्लास ऑफ वाटर तो 0 यूटिलिटी देगा, हो सकता है नेगेटिव भी दे कि कोई जबरदस्ती दे रहा, नहीं आप खाओ, फ्री में देगा वो तब भी नहीं मन करेगा पीने का उसको कि पिया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारी डिमांड अगर बढ़ती है तो हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है। आप रसगुल्ले खाने बैठे, फर्स्ट रसगुल्ला बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड और अच्छा लगेगा हो सकता है, लेकिन थर्ड कम अच्छा, फोर्थ उससे कम, फिफ्थ उससे कम, बिल्कुल कम ही कम होता चला जाएगा, राइट। ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसीलिए डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की ओर आता है। क्यों? क्योंकि दोनों में विपरीत संबंध है। इनवर्स रिलेशनशिप इट शोज डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप क्यों शो कर रहा है? क्यों? क्योंकि डिमांड के बढ़ने पर यूटिलिटी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ आइसक्रीम्स ले लो। नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आपने ली, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स का कंजम्पशन किया, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी है। फर्स्ट आइसक्रीम आपको 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन दे दिया, सेकेंड आइसक्रीम आपको 8 यूनिट का सेटिस्फेक्शन दे दिया या 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन दे दिया, थर्ड 0, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, बस ओवर हो गया 2 आइसक्रीम खा करके। और फोर्थ देगी तो -5, क्या देख रहे हैं? कम होती जाती है। इसीलिए हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। शुरू में पॉजिटिव रहेगी, फिर 0 होगी और फिर ये नेगेटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट आपका क्या है? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, अब इनकम इफेक्ट क्या होगा जरा सुने। आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम के बढ़ने पर आप ज्यादा वस्तुएं खरीद के लेकर आ सकते हैं, राइट? समझ में आता है? हाँ, मेरी 10,000 इनकम थी तो मैं 10 यूनिट खरीद के ला सकती थी, अब 15,000 मेरी इनकम हो गई तो मैं 15 यूनिट खरीद के ला सकती हूँ। लेकिन जो हमारी परचेजिंग पावर है या जो हम खरीदना चाहते हैं, जो हम डिमांड करते हैं, वो सिर्फ आय पर निर्भर नहीं करता है, वो हमारा प्राइस पर भी निर्भर करता है, प्राइस पर भी निर्भर। अब मेरी अगर इनकम बढ़ेगी, अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे को सैलरी ज्यादा देगा तो क्या होगा? जो मेरे से मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसके लिए जो काम कर रही हूँ, वो उसके भी प्राइसेस बढ़ा देगा, वो खुद तो पे नहीं करेगा ना मुझे, वो कहाँ से लेगा? वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा देगा। आप इसे एक पंखा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, आपने पंखा बनाने के लिए प्रोड्यूसर ने एक पंखा बनाने के लिए 1,000 रुपया खर्च किया। जब 1,000 रुपये का एक पंखा बनता था तो आपको वो एक दिन के 1,000 रुपये देता था, ठीक है, या 50 रुपये देता था मान लो, तो वो पंखा बेचता था 1,000 रुपये का। अब अगर वो आपको 50 की जगह 200 रुपये देगा तो वो क्या पंखे को 1,000 रुपये रखेगा? वो पंखे को बढ़ा करके 1,200 रुपये कर देगा या 1,500 रुपये कर देगा, वो अपने प्रॉफिट को कम नहीं करेगा। तो आपने क्या देखा कि अगर इनकम इफेक्ट जो है, अगर इनकम में परिवर्तन होता है उसके साथ साथ अगर प्राइसेस में भी चेंज आएगा, अगर कीमतों में भी परिवर्तन आएगा, तो हमारी वास्तविक आय जो है वो नहीं बढ़ेगी, रियल इनकम हमारी नहीं बढ़ेगी। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज रियल इनकम? इनकम दो तरह की हो सकती है, मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम। मौद्रिक आय या वास्तविक आय। मौद्रिक आय उसे कहा जाता है जो आपको मनी की फॉर्म में मिलती है।
आपने कहीं पर काम किया, उसके बदले में उसने आपको 1000 रुपए दिए। 1000 रुपए इज योर मोनेटरी इनकम, जो मनी की फॉर्म में आपने रिसीव किया। और रियल इनकम क्या है? उस 1000 रुपए से मार्केट में जाकर आप कितनी वस्तुएं खरीद के ला सकते हैं, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, उसी को हम रियल इनकम कहेंगे। अब देखें, आप मार्केट में गए 10 रुपए लेकर के और रसगुल्ले खरीदने के लिए गए, ठीक है? 10 रुपए आपके पास है, उस 10 रुपए से आपने कितने रसगुल्ले खरीदे, दैट इज योर रियल इनकम। वो क्या है? हमारी रियल इनकम है। अब जरा देखेंगे, आपने 10 रुपए में से 2 रुपए का एक रसगुल्ला है, तो 10 रुपए से आपने कितने रसगुल्ले खरीदे? 5 रसगुल्ले खरीदे। कीमत कितनी थी? 2 रुपए। अगर कीमत बढ़ करके 2 से 5 रुपए हो जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि 10 रुपए में सिर्फ 2 रसगुल्ले आ गए, आपकी वास्तविक आय कम हो गई, रियल इनकम कम हो गई। रियल इनकम क्या थी? रसगुल्ले, ठीक है, कि आपने कितने रसगुल्ले खरीदे। आपकी आय चाहे कितनी भी हो, आपकी आय बढ़ती है, लेकिन अगर साथ ही कीमतें भी बढ़ेंगी तो वास्तविक आय कम हो जाएगी, यानी आपकी डिमांड कम हो जाएगी। आपने क्या देखा? आय के बढ़ने पर कीमत बढ़ी तो हमारी डिमांड कम हो गई, आय के बढ़ने पर प्राइस बढ़ा लेकिन डिमांड कम हो गई। क्या दिखाई दे रहा है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू। इनवर्स रिलेशनशिप क्या है? जो डाउनवर्ड स्लोप हमें दिखाता है, ऊपर से नीचे की ओर दिखाता है कि ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? जब हम एक की जगह हम दूसरी चीज को खरीद सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल मैंने दिया, बहुत प्यास लग रही है, कोक बहुत महंगी है, मैं पेप्सी को चयन करूंगी, मैं पेप्सी खरीदना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि कोक महंगी है, जो महंगा होगा मैं उसे कम खरीदना चाहूंगी। हो गया इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशनशिप हमें क्या दिखाता है? डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक की जगह हम दूसरे का प्रतिस्थापन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी आपको दिया, आपको बहुत प्यास लगी है, आप या तो पेप्सी पीना पसंद करेंगे या कोक। कोक 100 रुपए की बोतल है और पेप्सी 90 रुपए की बोतल है, मैं किसको चूज करूंगी? पेप्सी को। क्यों? क्योंकि इसके प्राइस कम है, दोनों मुझे ठंडक दे रही हैं, चाय या कॉफी, जो सस्ता होगा मैं उसी की तरफ जाना पसंद करूंगी, वही खरीदना पसंद करूंगी, उसी की डिमांड करूंगी। यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दिया? देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू। नेक्स्ट आता है डिफरेंट यूजेस। अब एक ही चीज के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। दूध खरीदने मार्केट में गए, दूध की कीमत 50 रुपए लीटर है, हाँ? अगर वो बढ़ जाती है कीमत, पहले जब 50 रुपए थी तो मैं दही भी जमाती थी, खीर भी बनाती थी, मैं आइसक्रीम भी बनाती थी, मैं कस्टर्ड भी बना रही थी, दूध भी हम पी रहे थे, चाय भी पी रहे थे। क्यों? क्योंकि 50 रुपए लीटर था। जब कीमत बढ़ गई दूध की, कीमत बढ़ करके 70 रुपए केजी हो गई, तो क्या किया मैंने? अब मैंने दही कम जमाना शुरू कर दिया, खीर कम बनानी शुरू कर दी, डिमांड कम हो गई। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड। It shows inverse relation between the two. Downward slope of demand कर्व, यानी मांग वक्र हमारा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है साइज ऑफ कंज्यूमर। अगर साइज ऑफ कंज्यूमर किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ कंज्यूमर हमारा डिपेंड करता है कि हमारी प्राइसेस क्या है मार्केट में। जब सेब की कीमत 50 रुपए किलो हुई तो बहुत सारे लोगों ने सेब खरीदना शुरू कर दिया। जब 100 रुपए थी तो साइज ऑफ कंज्यूमर कम था, यानी कम लोग खरीदते थे। कम लोग क्यों खरीद रहे थे? क्यों? क्योंकि कीमत ज्यादा थी। कीमत के ज्यादा होने पर मांग कम थी, कंज्यूमर कम थे। अब कंज्यूमर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हमारे प्राइसेस कम हो गए। These are all different points which shows that why does the demand curve slopes downward? क्यों ऊपर से नीचे की ओर आता है?
क्यों? क्योंकि इनमें हमें सभी में इनवर्स रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है। आपको ये इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। लास्ट पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वो हमें क्या शो करता है, वो हमें क्या शो करना है, दिस इज एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ मतलब कि हमारा नियम, एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, कि ये नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ प्राइस इंक्रीज करने पर डिमांड कम हो जाएगी। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, दोनों में इनवर्स रिलेशन। एक्सेप्शंस हमें क्या कहती हैं, अपवाद हमें क्या कहता है कि प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड भी बढ़ जाए, प्राइस बढ़े और डिमांड भी बढ़ जाए। कब होगा? जब हम बढ़िया वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। अगर हीरे जवाहरात इन सब की कीमत बढ़ गई तो हम उसकी और डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा, और इग्नोरेंस की वजह से भी हो सकता है। इग्नोरेंस क्या है, कुछ लोग सोचते हैं ना, सस्ता है तो घटिया है, महंगा है तो बढ़िया है, तो वो प्राइस के बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता का क्या मतलब हुआ कि जो लोग समझते हैं कि जिसकी कीमत ज्यादा है वो बढ़िया है और जिसकी कीमत कम है वो घटिया है। इस केस में प्राइस के बढ़ने पर हम डिमांड भी बढ़ा देंगे, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है वेलवन गुड्स, बढ़िया वस्तुएं। बढ़िया वस्तुएं क्या है, हीरे जवाहरात। अगर हमारी प्राइस बढ़ेगा तो हम उसकी भी डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सब सिर्फ रिच लोग ही खरीद सकते हैं। जो बढ़िया विलासितापूर्ण वस्तु है उन्हें सिर्फ रिच लोग खरीदते हैं, जिसके कारण जो है हमारा ये होगा। नेक्स्ट है डिफरेंट गुड्स, घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुओं के केस में प्राइस चाहे कितने भी बढ़े या कम हो, हमारी डिमांड जो है वो नहीं बढ़ती है। प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, तब भी डिमांड जो है हमारी कम होगी। वो गिवन गुड्स किस पर डिपेंड करता है, इनकम पर। अगर इनकम ज्यादा होगी तो हम इनकी वस्तुओं की डिमांड कम कर देंगे, घटिया वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस। अभी आपको बताया था, अगर आप सोचते हैं कि फ्यूचर में मेरे प्राइजेस, फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने की आशा है, तो आज की तारीख में आप डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आगे फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की आशा है। अगर प्राइस कम होने की आशा होगी तो आज हम प्राइस डिमांड को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस के कम होने की आशा है तो डिमांड कम कर देंगे। क्योंकि मैं आज क्यों खरीदूं, मैं कुछ दिनों बाद खरीदूंगी, मुझे हो सकता है 50 रुपए की चीज 30 में मिल जाए। ये हमारा चैप्टर था जो लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने पूरा बताया आपको, यानी थ्योरी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों को जरा ध्यान से सुने समझे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो शेयर करेंगे वो आपकी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 वीडियोस बना करके आपको सेंड करूंगी ताकि आप आसानी से समझ सकें। सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझने की कोशिश करें और इनको कोशिश करें हर पॉइंट को फिगर और टेबल के थ्रू एक्सप्लेनेशन दें ताकि सभी बच्चों को आसानी से समझ आ जाए और एग्जामिनर समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। और हमारे सारे फिगर्स, सारे टेबल्स खुद बताते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिगर बनाते हुए हमेशा ध्यान में रखें, OX और OY एक्सिस पर जरूर बताएं कि क्या बताना चाह रहे हैं, किसका रिलेशनशिप शो करना चाह रहे हैं। फिगर बनाने से पहले रिलेशनशिप को जरूर लिखें कि एक के बढ़ने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिगर प्लॉट करें। फिगर में सीधा कर्व कभी ना बनाएं, पहले आप उसे बताएं कि प्राइस OP होने पर डिमांड OQ है। अगर प्राइस बढ़कर OP 1 हो जाता है तो डिमांड कम होकर के OD 1 हो जाती है। दोनों को ज्वाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन A और कॉम्बिनेशन B को, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कर्व डाउनवर्ड स्लोप है या अपवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड स्लोप हमेशा नेगेटिव रिलेशन को दिखाएगा और अपवर्ड स्लोप हमेशा हमारा पॉजिटिव रिलेशन को दिखाएगा। तो मेरे ख्याल सभी स्टूडेंट्स को हमारा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ डिमांड ये सारा क्लियर होगा। बाकी का जो हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इसे बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारी ऑफलाइन क्लास होगी, उस क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।